सो टुडे स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग विथ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। हमको अभी तक डायमेंशन इक्वेशन लिखना आ चुका है। तो किसी भी क्वांटिटी को बेटा आप कैसे समझाते हो? तो बोलोगे सर एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? mlt, राइट। और क्या लिखते हैं? एम्पियर। फिर क्या लिखते हैं? केल्विन। फिर क्या लिखते हैं बेटा? मोल और कैंडेला। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है? यू आर ट्राइंग टू राइट द डायमेंशंस। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी। बच्चे लोग, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को बढ़ा देने को ही कहते हैं डायमेंशंस। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला और प्रोमिनेंट एप्लीकेशन होता है इसका, हमको ना फॉर्मूला बच्चों डिराइव करना होता है। तो लिखता हूं यहां पे टू डिराइव द, ठीक है, फिजिकल रिलेशन between different quantities। हमें क्या पता करना है बेटा? फिजिकल रिलेशन पता करना है डिफरेंट क्वांटिटीज का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मूला आता है ना बेटा, फॉर इंस्टेंस में बोलूं फोर्स का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई और फॉर्मूला अगर पूछूं, मान लो मोमेंटम का फॉर्मूला, तो बोलोगे सर मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? 9th क्लास में जो फॉर्मूले पता है बस वही लिखवा रहा हूं मैं अभी, हाफ mv²। समझ आ रहा है? तो डायमेंशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप ये फॉर्मूलेस को ना डिराइव कर सकते हो। हालांकि डायमेंशन में ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा इस चैप्टर में इस टॉपिक के लिए वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं? मास एक क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी एक क्वांटिटी हो गई बेटा, और काइनेटिक एनर्जी एक थर्ड क्वांटिटी हो गई। तो इन तीनों में आपस में क्या चाहिए? मुझे रिलेशन मिल जाएगा। ये होता है एप्लीकेशन किसका? फर्स्ट एप्लीकेशन डायमेंशन का, राइट। राइट और रॉन्ग? मैं आपको कई सारे करा रहा हूं, एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले ही समझो कि ये बना क्या रहा होगा क्वेश्चन में। तो बच्चों हमको एक प्रॉपर कंडीशन दी होगी, एक्सप्लेनेशन कंडीशन दी होगी। तो लिखता हूं अ वेल डिस्क्रिप्टिव कंडीशन इज गिवन। अ वेल, जैसे कहानी सुनाते ना अपने पेरेंट्स लोग या नाना नानी लोग, अ वेल डिस्क्रिप्टिव कंडीशन इज नोन। हमें एक कंडीशन बेटा नोन होगी, या नोन बोल रहा हूं, या कंडीशन हमको दी जाएगी यहाँ पे, है। तो वेल डिस्क्रिप्टिव कंडीशन विल बी गिवन एंड द फिजिकल जो रिलेशन होगा उनके बीच में वो निकाल लिया जाएगा। फिजिकल रिलेशन विल बी derived। ओके, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड डू द थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, क्या चल रहा होगा ना, फॉर्मूला कैसा होगा। तो फर्स्ट केस अपन समझ लेते हैं। हम फॉर्मूला निकालने की ट्राई कर रहे हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का। ये क्यों करवाता हूं मैं? बिकॉज ऑलरेडी बच्चे को फॉर्मूला पता होता है, बस उसको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा देगा? अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ, बोलो, मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। एक बॉडी जिसके पास मास m है, वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v। तो लिखे जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव द, बोलो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो देखो पूरी कहानी सुना दी इसने, इस कहानी को देख के इस पूरी कहानी का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको लिखना है। हाउ डू यू राइट इट? तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास और वेलोसिटी, राइट। आपको नहीं पता है मास कितने आएंगे तो उसके सर पे ए लिख दो, आपको नहीं पता है वेलोसिटी कितने आएंगे तो उसके सर पे बी लिख दो। फिर अगली लाइन में क्या करोगे आप? काइनेटिक एनर्जी बराबर इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन जाता है यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, और मास के सर पे ए और वेलोसिटी के सर पे बी, इतना अपन को आना चाहिए। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। जो सेकंड स्टेप होता है वो सेकंड स्टेप होता है बेटा हमको इसके डायमेंशंस लिखने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं बगल में इसके राइट डायमेंशंस। कौन से स्टेप में लिखना है? सेकंड स्टेप में। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको क्या पिछली क्लास में बताया गया है? तो बोलोगे हाँ सर बताया गया है। तो क्या होता है उसका डायमेंशन? ml2 t-2। हाँ या ना?
तो बोलोगे सर आ गया। ये पता है सी क्या है? तो सी का मतलब होगा सी इज अ डायमेंशनलेस, क्या लिखा है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से डायमेंशन लिखने जाओगे तो आपको सी ओमिट करना होगा, वो टाइम पास करने के लिए वहां पे। समझो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट नहीं हो सकती, तो वही यहाँ पे लिखा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मास का डायमेंशन कितना होता है? तो बोलोगे सर मास का डायमेंशन m होता है, उसके सर पे a लिखना है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, उसके सर पे b लिखना है। यहां तक का आया क्या? फिर थर्ड इक्वेशन में क्या कर देना है, इनको ढंग से लिख लेना है। तो कहने का मतलब है मास के सर पे क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है ना, और यहाँ लेंथ के सर पे क्या हो जाएगा? b, और टाइम के सर पे क्या हो जाएगा? माइनस का b। b बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? ML2T-2। आपने नोटिस किया होगा स्कूल वगैरह में कि जैसा बच्चा होता है उसके दोस्त भी वैसे होते हैं। इंग्लिश के टीचर का मिक्स मेन डायलॉग होता है, बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हाँ या ना? होता है। तो यहाँ पे देखो, जो मास वाला है वो मास वाले से बात करेगा, जो लेंथ वाला है वो लेंथ वाले से, और टाइम वाला है वो टाइम वाले से। इस तरह के प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब एक जैसे क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एम के सर पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? 1। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? ए, तो 1 बराबर ए। लेंथ के सर पे क्या लिखा है? 2। राइट साइड से क्या लिखा हुआ है बेटा? बी। समझ रहे हो? टाइम के सर पे -2 लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस का, बोलो, बी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं। तो यहां से ए भी मिल गया, बी भी मिल गया आपको। तो आपका फाइनल फॉर्मूला फिर निकल आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सी होता है, मास के सर पे ए होता है और वी के सर पे बी। मतलब 9 से पढ़ते आ रहे हैं अपन, m1v²। और बेटा इसको आपको ऐसा याद करवाया गया होगा 1/2 mv², जब आपका सी कितना हो जाएगा? 1/2। बात समझ में आ रही है क्या? तो कांस्टेंट पे इतना फोकस नहीं करना है, डायमेंशन की क्लास में इतना निकाला जा सकता है बस। ये तो मैंने एडिशनल लिख के दिया है, ½ mv², ताकि हल्ला ना करे कोई बच्चा, क्योंकि सी की वैल्यू 1/2 मान के पढ़ लिया। स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या करना है। सबसे पहले जो पूरी इंग्लिश लिखी हुई है सेंटेंस वाइज सेंटेंस, उसको देखकर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, डायमेंशन लिखना है, और थर्ड स्टेप में उसको कंपेयर कर देना है। तो कितने स्टेप का क्वेश्चन है ये? हाँ, तो सबसे पहले आपको राइट इक्वेशंस, ठीक है, फिर राइट डायमेंशंस, और फिर कंपेयर एक्सपोनेंट पावर्स। परेशानी वाली बात? डाउट डाउट बोलो बच्चों। सो लेट्स टेक अप वन मोर प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ना सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड पूछा गया है। किससे रिलेटेड? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक रेगुलरली आस्क क्वेश्चन है, जो जनरली हमें स्कूल के पेपर में या छोटे मोटे न्यूमेरिकल करने में काम आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये अज्यूम कर लीजिए कि कोई भी सेंटर 0 रहेगा बच्चे, उससे कुछ रेडियस r मान के चलना होता है। कोई बॉडी जिसके पास मास कितना है m, और ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुआ ऐसे जा रहा होगा। तो बच्चा सर्कल से एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट को टच करके जाए उसको अपन टेंजेंट बोलते हैं, और इसी को अपन लोग v से बुलाते हैं। जो स्पीड होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, मतलब टेंजेंट पे। किसी भी जगह पर चेक करोगे तो उससे टेंजेंट पे बन रही होगी। टेंजेंट का मतलब होता है, जूनियर क्लास से पता होगा आपको कि सर जी it is a line which touches the circle at only one single point and it is always perpendicular like this। आप कभी बचपन में देखते होगे ना, वो एक थ्रेड के अंदर कोई स्टोन वगैरह बांध के उसको घुमाओगे तो वो क्यों घूमता था? द रीजन बिहाइंड कि किसी इंसान को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो एक ना एक ऐसा फोर्स चाहिए अपन को जो सेंटर पे लग रहा होता है। तो द नेट फोर्स एक्टिंग एट सेंटर, द नेट फोर्स बोलो, एक्टिंग टूवर्ड सेंटर भी कर सकते हो, उसी को बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होगा ये डिराइव करना है। तो क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, मैं यहां लिखता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन, प्रॉपर फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एंड देन वील डिस्कस। ठीक है, इट सेज दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लिखा है पढ़िए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी depends upon
मास m कॉमा वेलोसिटी v एंड क्या लिखा है बेटा, रेडियस r। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन या डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव द एक्सप्रेशन। अब ये ऊपर की कहानी सुन के आपसे डायग्राम भी बन जाना चाहिए और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आ जाना चाहिए। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो क्या बोलोगे सर जी मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है। देखो क्वेश्चन में ये लिखे हुए हैं सब वर्ड्स, तो इनके सर पे ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और सी लिख लेंगे, इतना आना चाहिए भाई। फिर जैसे ही बेटा आपका क्या ना ये प्रपोर्शन का साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो मास के सर पे ए, वी के सर पे बी और आर के सर पे सी, राइट। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं अपन, इनका डायमेंशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, डायमेंशन लिखेंगे। तो इनके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ऐसे ऐसे करके लगा दोगे स्क्वायर ब्रैकेट बेटा, बस बात खत्म। तो फोर्स का डायमेंशन बोलो, वेरी गुड। क्या कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा, तो बोलोगे सर नहीं आएगा। मास का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर मास के सर पे ए, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है तो कितना होता है एल टी माइनस वन, उसके स्तर पे क्या हो जाएगा बी। डिस्टेंस मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा लेंथ। इतना आ गया क्या। अब ये लाइन सबसे एरर प्रोन लाइन होती है, सबसे ज्यादा गलती मैं हर साल देखता हूँ बच्चों को एग्जाम चेक करते वक्त यहीं पर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसके लास्ट वाली लाइन में आपको ना थोड़ा दूर दूर करके ऐसा एमएलटी लिख लिया करो सबसे आसानी से। उसके बाद जैसे कोई टीचर होता है ना जब अपन से वाइवा लेता है कि चलो तुम बताओ तुम्हारे पास कितना आता है तुमको, तो मास पता कर लो किस किस के पास है। तो मुझे बताओ मास किस किस के पास है, ए के पास है, बी के पास, सी के पास है। तो बोलोगे सर मास केवल ए के पास है। बताओ लेंथ किस किस के पास है, तो बोलोगे सर लेंथ बी पे भी आ रही है और सी पे भी आ रही है। क्या करेंगे यहाँ पे बी प्लस सी। टाइम बोलो किस किसके पास है, आया क्या। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, बोलो होमोजेनिटी, एम के सर पे वन लिखा है और राइट साइड में एम के सर पे ए लिखा है, तो क्या बोलोगे वन बराबर ए। लेंथ के बारे में बात करो, लेंथ के सर पे वन है और यहाँ पे बी प्लस सी लिखा हुआ है। टाइम के सर पे माइनस टू का टर्म है और यहाँ पे माइनस बी का टर्म है, तो बी कितना आ गया तुम्हारा, जल्दी जल्दी बोलो बी। हाँ, ए इक्वल्स टू वन हो गया, बी इक्वल्स टू टू हो गया, उस टू को ऊपर रख दोगे तो कितना हो जाएगा ये टू प्लस सी। हाँ, सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस वन। बेटा आपको बस ये जो बॉक्स में डाले ना वैल्यूज वो निकालने थे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स इक्वल्स टू, है ना, एक कांस्टेंट आता है एम के सर पे ए, वी के सर पे बी और आर के सर पे सी। इज दिस क्लियर। तो एम वन हो जाएगा, वी के सर पे बी तो स्क्वायर हो जाएगा और आर के सर पे बेटा माइनस वन होता है। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, उसको बोलते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, जो डायरेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो बोलोगे सर सी कहाँ चला गया, तो मैं बोलूंगा बेटा सी की वैल्यू यहाँ पर वन लेनी पड़ेगी अपन को। समझ में आ रही है, सी इज अ कांस्टेंट जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अपन लोग। बट हाल फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो आपका जो फॉर्मूला आ रहा है ना यहाँ तक करके छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा कोई भी आपके। एक्चुअल फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और आपने प्रूफ क्या करा हुआ है एम वी स्क्वायर बाय आर और सामने सी लगा हुआ है, मतलब सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्लस वन होनी चाहिए, और क्या होगा। समझ आ गया। तो इस स्टेप को अपन केवल स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। सबसे पहले कहानी सुनाई जाएगी, उस कहानी से अपन को एक मैथमेटिकल लाइन लिखनी रहेगी, उसका डायमेंशन लिखो, कंपेयर करो, बात खत्म करो। क्लियर। सो बेटा ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाला प्रॉब्लम कहलाता है, एनसीईआरटी में का बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है। जनरली अपन पेंडुलम को जब देखते हैं तो कैसा दिखाई देना चाहिए अपन को, एक रिजिड सपोर्ट होता है पेंडुलम, ठीक है, उसमें एक आइडियल थ्रेड लगा देते हैं और सारा का सारा मास ये बॉटम पे रख देते हैं। इसको मास को कहते हैं बॉब। लेंथ होती है धागे की, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड। इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो राइट साइड में जाता है ये और लेफ्ट साइड में जाता है और वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। बात समझ रहे हो, है ना। तो वो ऐसा इसलिए करता है कि ग्रेविटी लग रही होती है वहां पे, तो एक बार जाना है इधर जाना है वापस से वहीं पर आना है, मतलब पूरा एक चक्कर काट के आने को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, कैपिटल टी कहीं लिखा दिखे समझ जाइएगा, टाइम पीरियड फॉर
उसको बोलेंगे 1। ऑसिलेशन मतलब होता है दोनों के दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से घूमकर आना, मतलब अपन स्कूल जाएं पूरा घूम फिर के वापस से घर पहुंच जाएं। अब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेंथ पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है इसके टाइम पीरियड का यूजिंग द मेथड्स ऑफ डायमेंशन, जो मैंने आपको अभी इस लेक्चर में सिखाई हैं। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते क्या लिख जाएगा कि सर टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन, ठीक है, एम लिख लेता हूं, एल लिख लेता हूं, जी लिख लेता हूं। मुझे नहीं मालूम है मास की कौन सी वैल्यू आएगी, लेंथ की कौन सी आएगी, जी की कौन सी आएगी, तो इनके सर पे क्या लिखेंगे अपन, ए बी सी और ये कर देंगे इक्वेट करके। फिर टाइम पीरियड बराबर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, मास के सर पे ए, लेंथ के सर पे बी और जी के सर पे सी। इज दिस क्लियर बेटा? ये होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं बच्चे लोग, हम इसके डायमेंशन लिखते हैं, हम लोग इसके डायमेंशन लिखते हैं। टाइम के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बोलो। m0, हाँ l0 टाइम ही रहेगा ना, और क्या रहेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। वेरी गुड। c का डायमेंशन नहीं हो सकते हैं, मास के सर पे क्या लिखूंगा मैं, a। लेंथ के सर पे क्या लिखूंगा मैं, b। और ग्रेविटी कितना होता है, LT-2, उसके सर पे क्या आ जाएगा, c। गुड जॉब। अब मैं आपसे पूछूं इसके बाद की लाइन ना सबसे ज्यादा गलतियां होती है, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मास लेंथ और टाइम थोड़ा दूर दूर करके लिख दिया करो। राइट बच्चा? अब बताओ मास किस किस के सर पे लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ए के पास मास है। लेंथ कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो बोलोगे सर लेंथ बी के पास भी और सी के पास भी, तो क्या हो जाएगा। और टाइम किस किस के पास है ना, अपन पढ़ते हैं ना ऐसा, एक्स टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन होता है, तो क्या हो जाता है, एक्स टू पावर एम इंटू एन हो जाता है। हाँ या ना, वही तो हो रहा है यहाँ पे, टी टू पावर -2 और सी लिखा हुआ है। क्या दिक्कत है आपको बेटा, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और इधर कितना आ जाएगा, m0, बोलो l0 t⁻1। फिर आप बड़े बड़े शब्दों में लिख देना कि जैसा दोस्त होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका क्या मतलब है बेटा प्रिंसिपल होमोजेनिटी का, कि मास की जो क्वांटिटी है इस पूरे कलेक्शन ऑफ डायमेंशन में वो मास वाला मास से कंपेयर होगा, और क्या हो जाएगा। तो 0 बराबर कितना दिख रहा है आपको, a। 0 बराबर कितना दिख रहा है बेटा आपको, b प्लस सी। और 1 बराबर कितना दिख रहा है आपको, माइनस का 2c। तो यहां से क्या मिल जाएगा, c बराबर, ये हो जाएगा माइनस का हाफ, हो जाएगा। फिर इसको यहां रख लोगे तो b कितना हो जाएगा, प्लस 1/2। 1/2, 1/2 को पता है क्या कहते हैं मैथ्स के सर लोग, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट। और एक की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर 2 मिनट पहले आपके पास सी नाम से आया है, एम के सर पे ए लिखा हुआ है, लेंथ के सर पे बी लिखा है और जी के सर पे सी लिखा है, तो टी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो सी इज अ कांस्टेंट, मास के सर पे ए 0, लेंथ के सर पे बी लिखा है मतलब 1/2 और ग्रेविटी के सर पे -1/2। समझ आया क्या बेटा? तो सी रहने दो, मास की जगह पे L/G कर लो, उसको रूट में डाल दो, और ये अपना आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए अपन को, ठीक। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो मैं यहां लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू, यहां लिखा जाता है 2π रूट के अंदर ये L/G, और आपने क्या प्रूफ करके दिया, कांस्टेंट रूट के अंदर L/G। इसका मतलब क्या आ रहा है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, 2π। अब ये कहां से आएगी, ये अपन को 11th के लास्ट चैप्टर में बताया जाएगा, जब वेव और ऑसिलेशन पढ़ा रहे होंगे अपन। अभी की क्लास में अपन को केवल और केवल बेटा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूले से मतलब है, और वो फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये आंसर आएगा। C इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, L/G, where L is the length of the string और G is the gravitational constant, और C क्या है बेटा, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। देखो ना आप, 2π की वैल्यू कांस्टेंट ही कहलाएगी ना। और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास की पावर 0 पे, मतलब ये इंडिपेंडेंट है टाइम मास से। क्या है,
तो ये अपन ग्रेविटी में पढ़ेंगे कि इंसान का वेट 5 kg हो या 10 kg हो या कोई भी kg हो, तो उसका टाइम पीरियड होगा वो सेम ही होगा, बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। कोई प्रॉब्लम वाली बात बेटा? तो बेटा नया एप्लीकेशन है मेरे पास कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है। चलो सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये चीजें दिमाग में अपने हार्ड वार्ड हो चुकी हैं कि 1 मीटर का मतलब होता है, बोलो। बट इसको थोड़ा ढंग से देखा जाए तो मीटर पता है कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं? एसआई वाले। वो सेंटीमीटर कौन से इस्तेमाल करते हैं बेटा? सीजीएस वाले लोग। कहने का मतलब है एक इंडिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, एक चाइना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया में एक ही क्वांटिटी होगी जिसका नाम क्या होगा? लेंथ। जिसको कुछ लोग देख सकते हैं मीटर में, कुछ देख सकते हैं सेंटीमीटर में, कुछ देख सकते हैं फुट में। बात समझ रहे हो? मीटर, सेंटीमीटर और फुट, और भी हो सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। मैं टाइम पास करते रह जाऊंगा अगर बोलते जाऊंगा तो मीटर को कहते हैं एसआई वाले लोग हैं ये। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर मतलब सीजीएस वाले लोग हैं। फुट मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। तो न्यूमेरिकल पता है एग्जाम में कैसा देगा आपको? वो बोलेगा एसआई से सीजीएस में जाना है, या सीजीएस से एफपीएस पे जाना है, या इससे इधर जाना है, इससे इधर जाना है, या इनमें आपको चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है। और जेई नीट के बच्चों के लिए तो एक नया सिस्टम बनाते हैं वो लोग, द न्यू सिस्टम, उससे कंपेयर कराते हैं। तो एग्जाम्पल भले ही आपको बहुत बेसिक सा दिख रहा है, लेकिन सारा कुछ यही छुप के बैठा हुआ है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर से जो अंडरलाइन चीज निकल के आती है वो ये आती है कि N1U1 बराबर कितना होता है? N2U2। और वो किसके बराबर होता है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी के। ये होती है ना मेजरमेंट की पहले दिन की इक्वेशन, देखो वापस यूज हो रही है यहाँ पे। N1U1 बराबर बच्चे लोग N2U2। तो यहां से समझना चाहिए कि ये कोई एक सिस्टम होगा और ये दूसरा होगा। आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो। समझ गए बात को मेरी? तो N1 और U1 के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। सिमिलरली यहाँ पे N2 और बगल में यहाँ पे U2 लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो मेन एग्जाम में जनरली आपको क्या करेगा? N1 गिवन होगा और N2 पूछेगा। तो बेटा यहां से N2 कितना आ गया, बोलो? यहां से N2 कितना आ गया? बिल्कुल सही। U1 और U2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मेन एग्जाम के लिए केवल ये चीज याद रख लेना। हम किसी एक सिस्टम क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में लेकर जा सकते हैं। जो अंडरलाइन डायग्राम है या फॉर्मूला है वो ये है कि N1U1 बराबर N2U2 कांस्टेंट है। उसके लिए ऊपर एग्जाम्पल ही बना के रखा गया है। एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक क्वांटिटी का है जो क्या कह रही है कि लेंथ क्या है बेटा? एक तरह का क्वांटिटी जहां पे मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है और फुट आता है, और भी कुछ बहुत कुछ आ सकता है। बात समझ में आई? तो थेरेटिकली आपको U1 जो लिखा है ना वो यूनिट सिस्टम है बेटा। क्या है? पहला। और U2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड यूनिट सिस्टम। आप ऐसे नोट्स बनाएंगे अपने। तो जो फाइनल जो आंसर लिखा होगा ना वो पता है कैसे लिखा होगा? हमें चाहिए N2, तो बराबर करके N1 लिख लेंगे। और यूनिट सिस्टम का मतलब होता है M1, ठीक है, L1, और क्या होता है बेटा? T1। और नीचे क्या आ जाएगा बोलो? M2, L2 और T2। क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे होंगे तो इनके डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। डायमेंशन क्या हो जाएंगे? सेम। तो सर पे यहाँ पे आएगा इनके, यहाँ पे सर पे आएगा बेटा A, यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा C। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जो आपको दिमाग में लेकर के अपने रखना है, नहीं तो कभी गलती होगी नहीं आपसे यहाँ पे। ठीक है, देखो शुरुआत मैंने कैसे कर रखी है। द इजिएस्ट वे। 1 मीटर का मतलब क्या होता है? बोलो सर 100 सेंटीमीटर होता है। और क्या होता है ना? तो वहां पर ने किसे कन्वर्ट कराया? एसआई को अपन ने सीजीएस में कन्वर्ट कराया। ऐसे अब नए नए चीजों को नए नए उसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया है, थ्योरी में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। इनको ऐसे पूछेगा आपसे वो, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 36 न्यूटन इंटू डायंस। 36 न्यूटन इंटू डायंस। तो ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूटन किसको मेजर करता है। तो बोलोगे सर जी फोर्स नाम की एक क्वांटिटी है जिसको मेजर करने वाले का नाम क्या होता है? बोलो।
न्यूटन्स। बेटा इसको एक और स्केल चेक करती जिसको बोलते हैं डायंस। न्यूटन होता है तुम्हारा एसआई में और ये होता है तुम्हारा सीजीएस में। इतना आना चाहिए अपन को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले। तो इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है, 36 न्यूटन बराबर हाउ मच डायंस, है ना। इसको ऐसे लिखोगे आप, 36 टाइम्स बोलो 1 न्यूटन बराबर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 1 डायंस। याद आ रही है पहली क्लास। तो बच्चे लोग ये हो जाएगा N1 का टर्म, ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा U2। बाउंसर। अब फोर्स क्वांटिटी अगर पता है तो उसका डायमेंशन भी पता होंगे आपको, MLT-2। हाँ या ना बोल भाई। ये डायमेंशन रिगार्डलेस ऑफ डाइंस में कर रहे हो मेजर या न्यूटन में कर रहे हो, दोनों में ये डायमेंशन सेम रहेंगे, क्योंकि इसको तो केवल क्वांटिटी के स्केलेटन से मतलब होना चाहिए। इस पूरे फॉर्मूले में N2 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए मुझे। N1 U1 बाय U2। कोई परेशानी वाली बात। तो N1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 36 आ रही है। ऊपर आ जाएगा M1, नीचे आ जाएगा बेटा M2, फिर क्या आ जाएगा L1, नीचे क्या आ जाएगा L2, फिर क्या आ जाएगा T1, फिर क्या आ जाएगा T2। देख रहे हो अब डिनोमिनेटर में एक ही चीज चल रही है, न्यूमरेटर में 1 यूनिट चल रही है। अभी ये इक्वेशन सरासर गलत है। जब तक सही नहीं मान सकते जब तक आप इसके डायमेंशंस को मैच ना करा लो। डायमेंशन कैसे मैच कराएंगे, m के सर पे 1, लेंथ के सर पे 1, टाइम के सर पे -2। इज दिस क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 2, ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब लास्ट स्टेप लिखते हो, आंसर निकालते हैं। ठीक है, आपको बेटा N2 फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, N2 की वैल्यू जाएगी 36 टाइम्स। मास लिखा है ना, तो न्यूमरेटर के सारे लोग किस में होंगे, तो बोलोगे सर SI में। और डिनोमिनेटर में सारे लोग कितने होंगे, CGS में। तो SI में मास का यूनिट क्या होता है, तो बोलोगे सर 1 kg होता है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 ग्राम। इज दिस क्लियर बेटा। लेंथ क्या हो जाएगा 1 मीटर, यहाँ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। टाइम का मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, और ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ लिखा हुआ है 36। अब आपको यूनिट को कैंसिल करना है, तो 1 kg लिखा है, इसका मतलब क्या है 1000 ग्राम लिख सकता हूं मैं। हाँ ना बोल भाई। ग्राम से ग्राम गया। मीटर को कैसे लिखते हैं अपन, 100 सेंटीमीटर, ये भी चला गया। टाइम बोलो 1 सेकेंड बाय, डाउट तो नहीं बेटा। तो 1 सेकेंड हटा दो यहाँ से। आंसर बोलो कितना आ रहा है, ये एक नंबर ही आएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय कितना दिख रहा है 1000, फिर क्या दिख रहा है, तो आंसर कितना आ गया 36 इंटू 10⁵ बॉक्स बॉक्स में डाल दो और इक्वेशन में रख दो। तो कहने का मतलब है बोलो 36 न्यूटन बराबर 36 इंटू, इससे क्या समझ में आया कि 1 न्यूटन का मतलब होता है 1,00,000 डायन। वही भूत प्रेत वाला डायन है ये। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायंस, है ना। कोई परेशानी, नोट कर लिए। सो बेटा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यहाँ कहता है कन्वर्ट करना है आपको 72 जूल्स को अर्जेस में। मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि एनर्जी एक क्वांटिटी है, उसको कुछ देश के लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल्स में। कुछ देश के लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, अर्जेस में। आप बड़े हो जाओगे, बड़े बोल रहा हूँ, सीनियर क्लास में आओगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करते हैं इसको, और हीट एनर्जी को कैलोरी में भी चेक करते हैं। हालांकि उतना जाना नहीं डिटेल में अपन को, समझ लो कि 2 लोग हैं अपन को। एसआई सिस्टम में किस में कैलकुलेट किया जाता है, जूल्स में। और सीजीएस सिस्टम में किस में कैलकुलेट करते हैं, अर्जेस में। तो कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि एसआई वाले जूल्स और सीजीएस वाले अर्जेस। फिर बेटा अपन को ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अपन से। एनर्जी के डायमेंशन चाहे पोटेंशियल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे केमिकल हो, कोई भी एनर्जी हो लाइफ की बच्चों, वहां पे आंसर होगा ML2T-2। कोई परेशानी वाली बात, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है ना। अब क्वेश्चन के आंसर क्या बोला गया इसमें, 72 जूल्स बराबर हाउ मेनी अर्जेस, विच मीन्स दैट ये लिखा हुआ है 72 टाइम्स 1 जूल बराबर
1 अर्ज, ठीक है। तो N1 लिखा है, U1 लिखा है, यहाँ पे N2 लिखा है और बेटा ये U2 लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? मुझे बताओ N2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो बोलोगे सर N1 और U1 बाय U2। समझ में आ गया? व्हाट इज N1? तो बोलोगे सर 72 दे रखा है उसने। यहाँ हो जाएगा M1 बाय M2, फिर क्या हो जाएगा L1 बाय L2, फिर क्या हो जाएगा T1 बाय T2। तो M1 L2 T-2। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे ना डायमेंशंस मैच नहीं कराते हो, केवल वही गलती होती है। क्वेश्चन इतना इजी होता है, 1 2 और -2। क्लियर है यहाँ तक? तो आना चाहिए आंसर अपना N2 बराबर 72। अब बच्चे न्यूमरेटर में जो यूनिट है ना वो ऐसा ही फॉलो करती है, और यहाँ पे CGS, इस बात का ध्यान रखें, वरना हमेशा ऊपर KG लिख देते हैं। अभी ऐसा हो रहा है तो लिख रहा हूं मैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, नीचे क्या हो जाएगा? ये इसका यूनिट होता है। लेंथ क्या हो जाएगा 1 मीटर, नीचे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, पावर में क्या आएगा 2। यहाँ क्या लिखा है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड पावर में क्या लिखा है -2। इसको अलग कर दो भाई, आंसर कितना हो जाएगा N2 बराबर 72 टाइम्स 1 kg का मतलब 1000 ग्राम्स, नीचे कितना लिखा है ग्राम्स, कोई दिक्कत? लेंथ का मतलब हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर में कितना हो जाएगा 2। यूनिट्स अलग कर दो, क्योंकि अपना आंसर कैसा आना चाहिए बेटा, नंबर में आना चाहिए। तो 72 टाइम्स ये हो जाएंगे 3 जीरो, और यहाँ कितने हो जाएंगे 4 जीरो। कितना आ रहा है 7। आना चाहिए बेटा समझ में अपन को ये। तो 7, हाँ, तो 72 जूल्स बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू 10⁻7 अर्जेस, जिसका मतलब है कि 1 जूल किसके बराबर हुआ 7 अर्जेस। अगर एक एक मार्क के बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गए तो इससे कर लेंगे, और बेटा इससे कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो बेटा इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है, मतलब थर्ड जो यूज है डायमेंशन का, वो है कि करेक्टनेस चेक हो जाती है, इक्वेशन सही है कि नहीं है। बताता हूं मैं आपको कैसे। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बोलो हाँ सर मालूम है ना? लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को बोल देता है 3/4 ऑफ mv² ना, तो ये दोनों के दोनों डायमेंशनली सही होंगे लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट होंगे। तो यहां मैं लिखता हूं एक को, फिजिकली कैसी है ये बोलो इनकरेक्ट, लेकिन डायमेंशन से कितनी मिल जाएगी ये करेक्ट, डायमेंशनली क्या हो जाएगी करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाली तो आपकी फेमस फॉर्मूला है ये तो फिजिक्स के में जो पढ़ा दिया गया है फॉर्मूला या जो इक्वेशन से सही बैठ रहा है उसको बोलते हैं सर फिजिकली करेक्ट है, और डायमेंशन से करेक्ट आ गया तो डायमेंशनली करेक्ट। इन दोनों बातों में फर्क समझना है अपन को एज ए 11th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ये राइट साइड वाली पढ़ा रहा हूँ, क्या कह रहा है ये। लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/4 ऑफ mv², राइट और रॉन्ग? राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, ठीक। ये कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं आएगा, मास से एक m आ जाएगा, और स्पीड का होता है LT-1, जिसका स्क्वायर करोगे तो एट लास्ट आपको मिल जाएगा LHS बरोबर RHS। तो देखो इसके डायमेंशन सही आ रहे हैं, डायमेंशन इसके मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कांस्टेंट मैंने चेंज कर दिया तो फिजिकली फिजिक्स में गलत हो जाएगी ये। और लेफ्ट साइड में तो पक्की बात है कि सर mL2T-2 लेफ्ट साइड में भी आएगा और राइट साइड में भी कितना आएगा m, और ये हो जाएगा L2T-2। मतलब क्या है LHS बराबर बोलो RHS, और डायमेंशन ही क्या है करेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली बेटा करेक्ट है, फिजिकली क्या है गलत है। मान लो जानबूझ के कोई क्वेश्चन दे दूं मैं k = 2/5 कर दूं और mv की पावर क्यूब कर दूं, तो आपको सब पता है कि यहाँ पे सर पागल बना रहे हैं अपन को, ½ mv² होता है फॉर्मूला, है ना। तो फिजिक्स में गलत है क्या ये, तो बोलोगे हाँ सर गलत है। तो क्या लिखूंगा मैं फिजिकली बोलो इनकरेक्ट, क्या डायमेंशनली करेक्ट आएगी ये, तो ये हो जाएगी डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली हो गई है इनकरेक्ट, ऐसे पकड़ते हैं इक्वेशंस को, ठीक। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में तो mL2T-2 आ रहा होगा, लेकिन राइट साइड में
ये कांस्टेंट का कुछ नहीं आएगा, मास सेम हो जाएगा और एल टी माइनस वन का बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। आंसर बोलो कितना आएगा, एम एल टू टी माइनस टू, ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा और ये जाएगा एम एल क्यूब टी टू पावर माइनस टू। समझ में आया क्या? तो ये पूरा पूरा इक्वेशन कैसे चेक किया जाएगा, विद द बाय यूजिंग एक सिंपल सा लॉ होता है जो इंग्लिश वाले सर मैम बहुत बोलते हैं, जो जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं, बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर वगैरह वगैरह। तो उसी तो कहते हैं अपन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ, बोलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इज दिस क्लियर बेटा? आना चाहिए समझ में अपन को। तो ऐसे रैंडम से कुछ इक्वेशन सामने निकलेंगे और बोलेंगे भैया चेक करके दिखाओ इसको सही है कि गलत है, तो अपन को उस समय चेक करना होगा। तो चलो मैं आपको कुछ इक्वेशन देता हूँ और तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये सही है क्या गलत है, चेक करके बताना है अपन को। कोई दिक्कत? तो चलो, सो इन दिस क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा। v वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, k काइनेटिक एनर्जी है। इसके बेस पे आपको डायमेंशनली आर्ग्यूमेंट्स को चेक करना है ना, लिखा है ना, रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस आर्ग्यूमेंट्स। देखो पहला वाला फॉर्मूला जानबूझ के टाइम पास किया गया है हमारे साथ, है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाँ या ना। यहाँ क्या बोल रहा है, चेक करना है अपन को m का स्क्वायर और v का क्यूब से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये साफ साफ क्या आएगा, बराबर नहीं आया, किसके, मास का 2 हो जाएगा और एल टी माइनस वन का क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो क्या एल एच एस बराबर आर एच एस आएगा क्या? तो क्या बोलेंगे, डायमेंशनली, हाँ, डायमेंशनली इनकरेक्ट। सेकंड वाली तो मैं पहले ही बता दूंगा आपको, करेक्ट है वो, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है मैंने, एक पेज पहले कंप्लीट कर दिया था। तो बेटा इसको करेक्ट में डाल देते हैं। सी वाली बोलो, काइनेटिक एनर्जी आ रही है फोर्स की फॉर्मूले के जैसी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या सही आएगा ये? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है ना। मास का क्या आता है, एम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन क्लास, एल टी माइनस टू, है ना। कितना हो गया ये, एम एल टी माइनस टू, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू है। क्या बोलेंगे, सर जी यह भी इनकरेक्ट है। क्या है, डायमेंशन से राइट। फोर्थ वाली बोलो, एम इंटू वी स्क्वायर। अब यहां फंस जाएगा बच्चा, 3/16 तो कांस्टेंट होता है ना। 3/16 क्या है, कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, बोलो हाँ सर। और m से हो जाएगा m, ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, इसका लग जाएगा स्क्वायर। तो बोला जाएगा कि सर जी डायमेंशन से तो क्या आ रही है ये, हाँ ये ऐसा है, इतना है ये फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, बात समझो, है ना। तो डायमेंशन से करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है ये, नहीं बेटा, इसका प्रूफ फॉर्मूले से होता है। डायमेंशन से अपन बोल सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला हमारे लिए फेमिलियर है। और 1/3/16 कहां से आ रहा है, हवा में आ रहा है इसका। तो लास्ट वाला देखो, काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा हुआ है, 1/2 एम वी स्क्वायर और प्लस करके लिखा हुआ है एम इंटू ए। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस डायमेंशन चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसका आंसर आएगा एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन राइट साइड में गड़बड़ क्या हो जाएगी कि हाफ एम बी स्क्वायर से तो एम एल टू टी माइनस टू आ रहा होगा, लेकिन बेटा ये एम इंटू ए का डायमेंशन होगा वो गड़बड़ कर देगा आपके साथ। क्या कर देगा वो, बोलो व्हाट इज एम डायमेंशन कितने होते हैं। देखो यहाँ प्लस लिखा है तो भी मैंने इक्वल टू लिखा है, और यहाँ इक्वल टू लिखा है तो भी इक्वल टू लिखा है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है मैंने। तो ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, मतलब क्या है ये, बोलो डायमेंशनली इनकरेक्ट है और फिजिकली तो इनकरेक्ट है ही है। ये बता रहा हूं, यहां तक का क्लियर है क्या, पहले समझ लो। अब बेटा
ये प्लस की जगह इक्वल टू कैसे आ रहा है उसको समझने के लिए अपन को एक एक्चुअल इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा। हमने मोशन पढ़ रखा होता है जिसको बोलते हैं v बराबर u प्लस at, होती है इक्वेशन। इसको डायमेंशन में लिखते हो तो जो डायमेंशन v के होंगे वही डायमेंशन u के होंगे और वही डायमेंशन a और t के होंगे। अब आपको इसको एक टर्म की तरह लेना होगा, पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई और पहली टर्म ये हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो v के डायमेंशन कितने होते हैं, एल टी माइनस वन। u के कितने होते हैं तो बोलोगे सर एल टी माइनस वन। और राइट साइड में एटी कितने होते हैं तो बोलोगे सर एल टी माइनस टू होता है और इंटू उसके टी करना पड़ता है, तो घूम फिर के सबके सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो डायमेंशनली क्या है ये, डायमेंशनली करेक्ट। और फिजिक्स में भी क्या प्रूफ होती है ना ये, तो क्या बोलोगे, फिजिकली भी क्या होगी ये, करेक्ट होगी। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वैसा पूछा गया है कि हाफ एम स्क्वायर आ दी और जानबूझ के गलती कराने के लिए एम टू ए आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। फिजिकली भी गलत तो है ही है, साफ दिख रहा है वो तो, और डायमेंशनली भी गलत आ गई अपने। डाउट तो नहीं है बेटा? कहां पर, इसमें? तो ये एम एल टू टी माइनस टू लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, और ये इसके डायमेंशन है, ये इसके हैं और ये इसके हैं। ठीक है, ओके बच्चों।